अब आइए उसी पे आधारित जो है न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके परिमाण क्रमशः 10⁻⁸ कूलाम तथा -10⁻⁸ कूलाम है, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार बिंदु ए, बी तथा सी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये चित्र में बनाया हुआ है, बिंदु ए यहाँ है, बिंदु बी यहाँ है और बिंदु सी यहाँ है। इन तीनों पर जो है वैद्युत क्षेत्र निकालना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये आवेश एक यहाँ पर रखा हुआ धनावेश और यहाँ पर रखा हुआ ऋणावेश, जिसको कह रहा है ये क्या, ये नाम दे रहा है Q1, ये नाम दे रहा है Q1 तथा Q2। तो इसका जो है नाम, ये जो है Q1 और ये क्या है Q2 है। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिंदु ए पर Q1 के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वही चीज लिखते हैं कि इस Q1 के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो यहां Q1 के कारण ए पर वैद्युत क्षेत्र, अगर नोटेशन हम लोग बनाए E1A, देख लीजिए पहले के कारण ए पर, तो E1A तो आप जानते हैं 9 × 10⁹ और Q/r² होता है, यानी कि K/Q/r²। इसके पहले बताया गया था। तो यानी K की जगह पे हम क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ लिखते हैं, इंटू Q की जगह पे इसकी वैल्यू कितनी है भाई, तो इसकी वैल्यू 10⁻⁸ कूलाम है। देख लीजिए 10⁻⁸ कूलाम है, इसके जगह पे लिख देंगे 10⁻⁸ कूलाम अपॉन इसके बीच की दूरी कितनी है भाई, तो देख लीजिए 0.05 है, तो इसको रख दिया 0.05 का होल स्क्वायर कर दिया। E1A, इसका जब सॉल्यूशन आप निकालेंगे बिल्कुल आसान सा है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 10 हो जाएगा, 9 × 10⁻⁴ हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो ये जो है 5 × 5 = 25, ये देखिए ये होगा आपका, ये 5 × 5 = 25, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बराबर बात जो है दशमलव लग जाएगा। तो E1 बराबर आ जाएगा, कुल मिला के इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, E1A आ गया 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, इसकी जो है टोटल वैल्यू होगी। अब इसके बाद से इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि 1 के कारण निकाला ए पर, अब 2 के कारण निकालेंगे, Q2 के कारण निकालेंगे। तो लिखेंगे अब Q2 के कारण ए पर वैद्युत क्षेत्र, अगर नोटेशन हम लोग बनाए 2A, तो ये भी सेम इतना ही होगा। देख लीजिए 9 × 10⁹, यहां भी कितना है आवेश, -10⁻⁸ कूलाम है, -10⁻⁸ कूलाम है। अब उसके बाद से तो यहां पे रखेंगे तो 10⁻⁸ कूलाम बटा इसके बीच की दूरी, इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सेम उतना ही आएगा, 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। अब जरा दिशा देख लेते हैं भाई कि दिशा क्या है, तो यहीं पे दिशा लिख लेते हैं दोनों के लिए। अब आइए दिशा निर्धारित करते हैं दोनों के लिए। तो ये पहले के लिए जरा दिशा निर्धारित करिए। एक के द्वारा ए पर, यानी Q1 के द्वारा जो ए पर बल लग रहा था, ये जो वैद्युत क्षेत्र था, उसकी दिशा क्या होगी। तो देखिए इसके पहले हमने बताया कि किसी भी आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है और उसमें कोई पॉइंट लेते हैं, उस पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, +1 कूलाम का आवेश वहां पर रख देते हैं। तो ए पर +1 कूलाम का जब आवेश रखा जाएगा तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस को क्या करेगा, धक्का देगा आगे की तरफ। तो इसका मतलब कि ये जो है इससे दूर की तरफ होगा, यानी कि इससे दूर की तरफ जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी कि ये होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी कि ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब ऋण आवेश के कारण भी निकालेंगे तो टोटल होगी, लेकिन ये समझिए कि
ए पर Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस दिशा में होगी, यानी कि लिखेंगे किधर है भाई, देखिए हाथ दाहिने हाथ की तरफ है तो लिखेंगे यहां दाईं ओर। ठीक है, अब यहां जरा चेक करिए इसके लिए, ये ऋण आवेश के कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र है, तो इसके कारण जरा देखिए एक प्लस एक कूलाम का आवेश यहाँ पे है और ये माइनस में है, तो क्या आकर्षण बल लगेगा, तो किधर अट्रैक्ट होगा, इस दिशा में अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब ये भी देख लीजिए कि इसमें भी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो दाहिने ही होगी, यानी कि दाईं ओर, दाईं ओर। अब क्या करेंगे, Q1 और Q2 के कारण तो जो है निकाल दिया गया। अब जो है अतः A पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र अगर EA से डिनोट करें तो देखिए दोनों की दिशा एक ही है, तो क्या करेंगे भाई, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, देखिए E1A और प्लस E2A, तो दोनों की वैल्यू जब आप रखेंगे 3.6 इंटू 10 का पावर 4 प्लस 3.6 इंटू 10 का पावर 4, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 7.2 इंटू क्या हो जाएगा 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो देखिए पहले के कारण और दूसरे के कारण ए पर निकल गया कि कितना जो है आवेश, कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। अब इसके बाद, अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और आप निकालेंगे बी पर कितना होगा Q1 के कारण और Q2 के कारण कितना होगा। तो देखिए अब इसी प्रकार Q1 के कारण B पर वैद्युत क्षेत्र कैसे लिखेंगे भाई, E1B लिखेंगे। अब B पर निकाल रहे हैं, यानी इसके कारण B पर, तो B पे निकालेंगे तो बस वही 9 इंटू 10 का पावर 9, यहां भी आवेश वही है 10 का पावर -8 अपॉन इसके बीच की भी दूरी कितनी है देख लीजिए 0.05, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो पहले इसके पहले आई थी, ये इतना आ गया। ठीक है, अब दिशा जरा देख लीजिए क्या होगा भाई, तो दिशा यहाँ, तो अब यहाँ पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा जाए तो यहाँ पर कितना आवेश लाना पड़ेगा, +1 कूलम का आवेश यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो देखिए ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो इसको क्या करेगा, धक्का देगा आगे की तरफ, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इससे दूर की तरफ हो जाएगी। तो दूर की तरफ का मतलब आपके हाथ से देखिए बाईं तरफ हो रहा है, बाईं तरफ, तो यानी कि यहाँ लिखेंगे किधर, बाईं ओर, किधर लिखेंगे, बाईं ओर, तो इसकी दिशा किधर हो गई, बाईं ओर। अब देखिए Q1 के कारण B पर निकला, अब Q2 के कारण निकाल देंगे इसी प्रकार जो है। अब यहां से आप यहां आएंगे, यानी कि Q2 के कारण B पर क्या, वैद्युत क्षेत्र, तो कैसे डिनोट करेंगे बताइए, कैसे डिनोट करेंगे, E2B बस वही उतना ही होगा 10 का पावर 9 और 10 का पावर -8 अपॉन, अब यहाँ पे चेंज होगा, देखिए यहाँ जो है B पर भी आवेश जो है B, ये जो है कितना आवेश है, Q2 के कारण निकाल रहे हैं तो उतना ही आवेश है, देख लीजिए 10 का पावर -8, लेकिन दूरी में फर्क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहां से और यहां तक की दूरी निकालने के लिए इसको और इसको तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा वास्तव में कितना, 0.15 मीटर। देख लीजिए तीनों को जोड़ के 0.5 और 0.5 और 0.5, तो 5 5 10 5 15, 1 यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी कि अब बीच की दूरी यानी कि r², तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसको कैलकुलेट कर दीजिए कितना आएगा। इसको जो है आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 4 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम। जरा दिशा देख लीजिए किधर होगा भाई, इसके कारण इस पे बल लग रहा है, इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र, तो देख लीजिए धनावेश है इस पर और धनावेश यहाँ पे मानते हैं और यहाँ क्या ऋणावेश है,
तो क्या करेगा भाई, ये दिशा किधर होगी, इधर, इसके तरफ आकर्षण बल लगेगा, यानी कि इधर ही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो यानी कि ये दिशा इधर होगी। ठीक है, E2 के कारण और E1 के कारण किधर होगी, यानी कि 1 के कारण इधर होगी बाईं तरफ, और E2 के कारण किधर होगी, यानी Q2 के कारण किधर होगी, दाईं तरफ। तो अब जो है ये किधर हो गया भाई, दाईं ओर। ठीक है, ये किधर हो गया, दाईं ओर। अब जो है परिणामी किस पर, B पर। अगर मान लेते हैं EB है तो जोड़ देंगे भाई दोनों को, तो E1B और प्लस माइनस E, माइनस क्यों, क्योंकि देख लीजिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे विपरीत है, एक इस दिशा में है तो दूसरा इस दिशा में, एक बाएं है तो एक क्या है, दाएं है। तो यहाँ पर जो है बीजगणितीय योग करेंगे तो ये जोड़ देंगे, तो EB ये कितना आया है, 1B यहां से आप देख लीजिए 3.6 इंटू 10 का पावर 4 प्लस E2B कितना आया है, 4, और भी माइनस के साथ आया तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 का पावर 3। इसको कैलकुलेट जरा कर लीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे देखिए इसमें से अगर एक 10 से गुणा करते हैं तो 36 हो जाएगा, 36 गुणा 10 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 10 का पावर 3। तो ये कुल मिला के 36 में से आप घटा दीजिए, 36 में से 4 को घटा दीजिए, तो 36 में से 4 को घटाएंगे तो 32 आएगा, गुणा 10 की घात 3। तो इसको लिखा जा सकता है 3.2 इंटू 10 का पावर कितना, 4 न्यूटन पर कूलम। तो देख लीजिए ए पर, बी पर तो निकल गया, अब किस पर निकालना है भाई, सी पर निकालना है। ठीक है, तो अब आइए जो है अब देखते हैं सी पर निकाल के कि कैसे होगा। सी पर निकालने के लिए चलिए अब सी पर निकालते हैं। अब आप जो है वहां से फिर आएंगे यहां पर, अब सी पर Q1 के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र क्या लिखेंगे भाई, E1C लिखेंगे, E1C। तो कितना होगा जरा पहले देखा जाए, E1C कितना होगा और E2C कितना होगा, ये निकाला जाए। तो यहां से जो है पहले तो यहां इसमें फिगर में आप पढ़ाइए, देखिए यहां पर अब देखिए इसके कारण सी पे निकालना है, तो सबसे पहले यहां पर कितने कूलाम का आवेश लाएंगे भाई, कितने कूलाम का आवेश लाएंगे, +1 कूलाम का आवेश रखेंगे। तो अब जरा देखिए +1 कूलाम का आवेश, तो अब देखिए ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। इसको मान लेते हैं E1C। ठीक है, अब देखिए जरा इसके कारण इस पे ये धनावेश है और ये क्या है, ऋणावेश है, तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी, ये इस दिशा में हो गया। अब ये दोनों वेक्टर हैं, तो दोनों का परिणामी कहाँ मिलेगा, बताया गया था समांतर चतुर्भुज के नियम से। इसको क्या करेंगे भाई, समांतर चतुर्भुज बना लेंगे और इसका विकर्ण क्या करेंगे, मिला देंगे। तो विकर्ण जहां पे मिलेगा वही क्या होगा, सी होगा। अब जो है Q1 के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र ये निकल, ये जो है 10 का पावर -8 अपान बीच की दूरी कितनी है, 0.1 मीटर। ध्यान यहाँ पे लिखेंगे 0.1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो E1C निकल के आ जाएगा, E1C। और E1C अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 9 इंटू 10 का पावर 3 आएगा, 9 इंटू 10 का पावर 3 आएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब देखिए जितना जो है इसके कारण होगा उतना ही Q2 यानी Q1 के कारण जितना होगा उतना ही Q2 के कारण होगा, क्योंकि E1C इज इक्वल टू E2C, देयरफॉर E2C इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन पर कूलम, दोनों के कारण हुआ। अब जो है परिणामी निकाल देते हैं भाई, परिणामी कितना होगा,
तो यहां पे परिणामी सदिश निकालेंगे। परिणामी सदिश निकालेंगे। तो परिणामी सदिश कैसे निकालेंगे? देखिए, तो परिणामी सदिश को अगर हम इसी मान लें, ये परिणामी सदिश आपका बन रहा है इसी, तो वेक्टर रूल से, वेक्टर से जब हम जोड़ते हैं परिणामी निकालते हैं तो लिखते हैं पहला यानी कि E1C cos, और कितने का कोण बन रहा है इसके बीच में? तो देखिए ये 60 का कोण बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जितना ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में जो कोण होता है वो कितने का होता है? 60 अंश का होता है। तो ये कितना लिख देंगे? cos 60 प्लस E2C कितना हो जाएगा? वो भी इतना ही होगा, cos 60। cos 60 देखिए ये भी 60 होगा। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है 9 इंटू ये 3 होगा, तो 9 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? 3, और ये cos 60, ये जो है cos 60 रहने दीजिए, cos 60 प्लस इसकी भी वैल्यू इतनी है 9 इंटू 10 का पावर 3, और क्या हो जाएगा? cos 60। अब ये ट्वाइस हो जाएगा C, इसी इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 3 cos 60। तो cos 60, हाँ यहाँ पे cos 60 होगा। तो cos 60 की वैल्यू जरा रख दीजिए, तो 9 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलाम। तो ये इसी का मान कितना आ गया? 9 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलाम आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब इस तरह से जो है देखिए ए बी और सी तीनों पर क्या निकल गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। कहते हैं कोई इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलाम परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र, परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तक गिरता है। भाई कोई जो है इतना न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके गिर रहा है। कितनी दूरी तक गिरता है? उसमें 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तक गिरता है। चित्र ए में देख लीजिए, ये आपका जो है ये क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। तो कितनी दूरी तक गिर रहा है? 1.5। क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए, यानी कि इस क्षेत्र का परिमाण समान रखते हुए, इसकी दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है, यानी कि उलट दिया जाता है, उलट दिया। देखिए धन ऊपर और ऋण, मतलब इसको रोटेट कर दिया जाता है, परिमाण समान है। तथा अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में गिरता है। अब देखिए प्रोटॉन गिर रहा है, प्लस ई का मतलब प्रोटॉन है, वो गिर रहा है, और कहां तक गिरता है? उतनी ही दूरी तक गिरता है, 1.5 सेंटीमीटर तक ही गिरता है ये भी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों प्रकरणों में गिरने में लगे समय की गणना करिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को 1.5 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कुल मिला के यही इसका मतलब हुआ। तो अब यहां से जो है, यहां से चलिए निकालते हैं इसको, जो है कितना होगा ये। तो देखिए चूंकि विद्युत क्षेत्र पहले वाले में चित्र ए में विद्युत क्षेत्र जो है ऊपरमुखी है, लिखेंगे चित्र ए में विद्युत क्षेत्र ऊपरमुखी है। देखिए विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र ऊपरमुखी है। ये इसको आप चेंज करें, ये उल्टा बन गया है आपका। ये जो है ये ऊपरमुखी है और ये नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। थोड़ा सा सुधार कर लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में। ये ऊपरमुखी है। अब इसके बाद से ऊपरमुखी है तो और फिर क्या करेंगे भाई, चित्र ए में विद्युत क्षेत्र ऊपरमुखी है, इसलिए ई पर बल कितना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा। अगर एफ से दिखाएं तो ये ई इंटू ये ई होता है। ये भी ये आप लोग याद रखेंगे। ये जो है जब आप लोगों को बताया हमने कि ये विद्युत क्षेत्र ई में जब मान लीजिए कोई आवेश, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आ गया जो ऋणावेशित है, तो
तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र और उस आवेश के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी से ये लिखा गया है कि ये जो है कितना होगा, E इंटू ई होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब जो है E का त्वरण कितना होगा तब, अतः E का त्वरण, तो E के त्वरण को अगर हम AE से दिखाएं, A के त्वरण को अगर हम AE से दिखाएं, तो आवेश के केस में जो त्वरण होता है वह E इंटू कैपिटल E अपॉन यमी। यमी क्या है, जहां यमी बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg होता है। ठीक है। तो ये जो है, अब इसके बाद से विराम से यह इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त रूप से h दूरी तक गिरने में लगा समय। अब ये जो है, अब विराम से इलेक्ट्रॉन को h दूरी तक गिरने में लगा समय, अगर हम लोग TE से दिखाएं, तो ये फार्मूला होता है 2h अपान AE, √2h/AE होता है। अब इसी फार्मूले में हम लोग अगर जो है AE का मान भर दें, पुट कर दें, तो कितना हो जाएगा भाई, देख लीजिए, TE इज इक्वल टू √2h, डायरेक्ट मान पुट करते रहे, ये ले आकर रख दीजिए AE की जगह पे, तो यमी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यमी अपॉन E इंटू कैपिटल E। ठीक है। ये आपका ये जो है फार्मूले के तौर पे आ गया कि कितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को 1.5 h ऊंचाई से h ऊंचाई तक आने में, यानी h ऊंचाई नीचे आने में कितना समय लगेगा। अब इसी में वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो 2 इंटू, देख लीजिए h का मान इसमें दिया हुआ है आपके, ये देख लीजिए h का मान है, तो ये सेंटीमीटर में है, इसको किस में बदल देंगे आप, मीटर में। जब मीटर में बदलेंगे तो 1.5 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, -2। ME का मान लिखा गया है, देख लीजिए यहां पर 9.1 इंटू 10 का पावर -31 अपॉन E का मान होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और E का मान, इस E का मान देखिए ये दिया हो, कैपिटल E का मान है, ये किसका मान है, कैपिटल E का मान है, तो कैपिटल E का मान आप रख देंगे 2 इंटू 10 का पावर 4। ठीक है। तो कुल मिला के अगर कैलकुलेट आप करोगे तो कैलकुलेशन से ये निकल के आएगा, ज्यादा समय न लगे इसलिए जो है मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। तो ये जो भी आएगा वैल्यू वो किस में होगा, सेकेंड में होगा। ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी कि 1.5 सेंटीमीटर चलने में, आने में, यानी उतनी दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा, ये निकल जाएगा यहां से। ठीक है। अब चित्र बी की बात करते हैं। चित्र बी क्षेत्र क्या है, अधोमुखी है, मतलब ऊपर की नीचे की तरफ है। ठीक है। तो नीचे की तरफ है तो और धनावेशित प्रोटॉन पर बल कितना होगा। अब देखिए इसी प्रकार चित्र बी में धनावेशित प्रोटॉन पर बल कितना होगा। अगर Fp कहें, अगर Fp बल कितना होगा, Fp तो भाई वही होगा E इंटू ई, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र में जो है ऋण आवेश रखें या धनावेश रखें, तो आवेश और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। तो अब ये जो है Fp इज इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू ई। अतः
समय कितना लगेगा प्रोटॉन द्वारा, देखिए शॉर्टकट में लिख दिया प्रोटॉन द्वारा लगा समय। अगर मान लीजिए कि ये टीपी से दिखाए, प्रोटॉन टीपी से दिखाए, तो फॉर्मूला तो वही होगा 2H अपान A, क्या लिखेंगे P लिखेंगे, ठीक है। यहां क्या होगा आपका AP। अब AP का मान भी वही होगा, AP का मान यानी कि TP इज इक्वल टू, मान पुट कर दीजिए 2H, और यहाँ क्या आएगा MP आएगा, और तो AP की जगह पे क्या रखेंगे भाई, जैसे A था वैसे AP था, E कैपिटल E अपान क्या लिखेंगे IMP, तो ये MP ऊपर चला गया और E इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल E। अब इसमें जो है अगर हम लोग TP अंडर रूट ये 2 और H का मान क्या है 1.5 वही इंटू 10 का पावर -2 और MP, अब MP का मान कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है भाई, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 का पावर 1.67 इंटू 10 का पावर -27 होता है, अपॉन E का मान वही 1.6 इंटू 10 का पावर -19, और E का मान आपका दिया हुआ है 2 इंटू 10 का पावर 4। तो ये टोटल आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड में जो है प्रोटॉन के द्वारा 1.5 सेंटीमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, ये आपका निकल के आ जाएगा। इस प्रकार यह जो है, अब देखिए इस पूरे केस में हम त्वरण को नगण्य मानेंगे, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मानेंगे। इसलिए नगण्य मानेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि मानेंगे कि ये मुक्त पतन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गिर रहा है, कोई बाधा नहीं है, इस पे गुरुत्वाकर्षण बल का असर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वह होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इस त्वरण को आप कैलकुलेट करेंगे, AE को, AE इज इक्वल टू E कैपिटल E अपान ME या AP, प्रोटॉन का अगर कैलकुलेशन करेंगे, प्रोटॉन के त्वरण का कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो है बहुत ज्यादा आता है, इसकी जो वैल्यू होती है ये वैल्यू जो है बहुत ज्यादा आती है। कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा, इसकी भी वैल्यू जानते हैं, इसकी भी वैल्यू जानते हैं, आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा कि 9.8 से बहुत ज्यादा आता है, इतना ज्यादा आता है कि दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं होती। ये बहुत ज्यादा और ये बहुत कम, इसलिए इसको नेग्लिजिबल माना जाता है इस केस में कि जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है या प्रोटॉन गिर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि इसको हम लोग नगण्य मान, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को नगण्य मान के चलते हैं और मानते हैं कि ये आवेश का क्या हो रहा है, ये आवेश मुक्त रूप से गिर रहा है। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ जो है नेक्स्ट डे अगला वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।